एपिसोड 39। प्रिंसिपल जोसेफ इस वक्त स्टेज पर अपने सीने पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। उन्हें देखकर आदत ने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्रिंसिपल सर आप नीचे क्यों बैठ गए? वह देखो पीछे कुर्सियां हैं, आप वहां पर जाकर बैठ जाओ। इतना कहकर आदत ने माइक को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, और हमारे कॉलेज में पढ़ने से ज्यादा अफेयर्स होते हैं। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। हमारे कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं उससे ज़्यादा तो अफेयर्स है, कहकर आदत फिर से हंसने लगी। तभी प्रोफेसर डिसूजा ने अपने गुस्से रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, आदत बकवास बंद करो, तुम हमारे कॉलेज की इंसल्ट कर रही हो। प्रोफेसर डिसूजा की बात सुनकर आदत ने पलटकर उनकी तरफ देखा और कहा, हमने तो सब कुछ सच सच बताया, आप सब ने तो कहा था कॉलेज के बारे में बताओ। कहते हुए आदत ने मासूम सा चेहरा बनाकर पलटकर सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखा तो सभी उसे पर हंस रहे थे। आदत ने खुद से कहा, अब हमने कौन सी गड़बड़ कर दी? कहते हुए बेचारी आदत की हालत खराब हो रही थी। प्रोफेसर जेनिफर गुस्से से इस वक्त प्रिंसिपल सर को देख रही थी, जिसे देखकर प्रिंसिपल सर को तो लग रहा था कि अब आदत ने उनका फाइनल वाला ब्रेकअप कर ही दिया है। युवराज अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर दोनों हाथ सीने पर बांधकर आदत को ही देख रहा था कि वह आगे कौन सा कांड करने वाली है। आदत चुपचाप अपने बालों को खींच रही थी। तभी पीछे से युवराज ने कहा, कंटिन्यू करो। युवराज की बात सुनकर आदत ने पलटकर युवराज की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, हैंडसम डेविल तुम बहुत बुरे हो। कहकर आदत ने माइक में देखा और कहा, हम कितना कुछ बताएं, हमारे कॉलेज में एक से एक नमूने भरे हुए हैं, सबके बारे में बताएंगे तो रात हो जाएगी। आप सब लोग तो जानते हो ना सब कुछ, फिर हमें क्यों बताने के लिए बोला जा रहा है? अब हमारा मुंह दुख गया। आदत की बात सुनकर स्टूडेंट में से एक लड़के ने खड़े होकर सीटी बजाते हुए कहा, आदत तुम कमाल हो, आई लव यू यार। कहकर उसने आदत को फ्लाइंग किस दे दी। उस लड़के की बात सुनकर आदत हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, आदत है ही कमाल, किसी को भी हमसे प्यार हो जाए। कहते हुए आदत अपनी जगह पर ही कूदने लगी। आदत की बात सुनकर और भी लड़के आदत को फ्लाइंग किस देते हुए अपने प्यार का इजहार करने लगे। वही आदत हंसते हुए सबको देख रही थी। युवराज जो कि आदत के पीछे खड़ा था, अब तक वह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने आदत की तरफ देखा और मन ही मन कहा, इसे बहुत खुशी हो रही है, इसे समझना होगा कि युवराज लूथरा चीज क्या है। कहते हुए युवराज तेज कदमों से चलता हुआ आदत के पास आया। उसने झटके से आदत को बाजू से पकड़कर पलटकर अपनी तरफ किया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। युवराज के अचानक से खींचने की वजह से आदत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, हैंडसम डेविल तुमने हमें बहुत परेशान किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आदत अपनी बात कंटिन्यू करने ही वाली थी कि युवराज ने आदत को एक हाथ से कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और दूसरे हाथ से उसने आदत के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। अब आदत का चेहरा क्यों आज के चेहरे के सामने था? आदत ने कहा, हमारे बालों की क्यों पकड़ के रखा है तुमने? आदत ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसे अपने होठों पर युवराज के होंठ महसूस हुए। इस वक्त स्टेज पर युवराज आदत को अपनी बाहों में खींचकर उसके होठों पर पैशनेटली किस कर रहा था। सभी स्टूडेंट्स जो कि अब तक चल रहे थे अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े हो गए थे। किसी के भी मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। प्रिंसिपल जोसेफ ने तो अब अपने सीखने को मजबूती से पकड़ लिया था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके कॉलेज में हो क्या रहा है। वही बेचारी हाथ आदत की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। वह अपनी आंखों को फाड़कर युवराज को देख रही थी। युवराज ने उसके दोनों हाथों को भी अपने एक हाथ से पकड़ के उसकी पीठ के पीछे लगा दिया था, जिस वजह से ना ही आदत हिल पा रही थी ना ही उसे खुद से दूर पा रही थी। युवराज पागलों की तरह आदत के होठों को चूम रहा था। उन दोनों को देखकर कोई भी अपने अंदर एक अलग सी फीलिंग पैदा होता हुआ महसूस कर सकता था। लड़कियां तो आदत की किस्मत से जल रही थी। कुछ लड़कियों की आंखों से तो आंसू निकल रहे थे क्योंकि पहले ही नज़र में उन्हें युवराज पसंद आ गया था। वहीं निधि और आयुष फटी आंखों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। निधि ने चिल्लाते हुए कहा, आयुष ये क्या हो रहा है? यह मिस्टर लूथरा हमारी आदत को किस क्यों कर रहे हैं? हमें उसे बचाना होगा। कहते हुए निधि स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करने लगी तो आयुष ने उसे कमर से पकड़कर रोकते हुए, निधि तुम कुछ नहीं कर सकती, वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह युवराज लूथरा है, अगर वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आयुष की बात सुनकर निधि ने गुस्से से कहा, तो क्या हम हमारी फ्रेंड को ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे? निधि को गुस्से में देखकर आयुष ने उसे शांत करते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? आदत ने युवराज लूथरा को हैंडसम डेविल कहा। इसका यह मतलब है कि आदत युवराज लूथरा को पहले से जानती है। जब तक हम सारा मामला समझ नहीं जाते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और वैसे भी लगता है तुम भूल गई कि आदत किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं बल्कि आदित्य कपूर की बेटी है। अगर उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो आदित्य अंकल सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए तुम शांत रहो। आयुष की बात सुनकर निधि ने आयुष की तरफ देखा और अपनी आंखों को बंद करके चुपचाप खड़ी हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही प्रिंसिपल भी चाहे तो उठने की कंडीशन में नहीं थे। बाकी टीचर्स में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह युवराज को रोक सके। युवराज अभी भी आदत के होठों को पागलों की तरह चूम रहा था। उसे जब लगा कि अब आदत सांस नहीं ले सकती है, उसने आदत के होठों को छोड़ा और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी गहरी सांस लेने लगा।
आदत बेचारी की तो सांसें जैसे उसे कितने ही टाइम बाद वापस मिली थी। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था, उसकी पकड़ भी और आज पर मजबूत हो गई थी। अगर उसने युवराज को न पकड़ा होता तो वह नीचे भी गिर सकती थी। स्टूडेंट अभी भी युवराज और आदत को ही देख रहे थे, किसी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। लड़कियां मन ही मन आदत को हजारों गालियां दे चुकी थी, कुछ तो उसे कैरेक्टरलेस होने का सर्टिफिकेट भी दे चुकी थी। उन्हें यही लग रहा था कि जरूर आदत नहीं कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से युवराज लूथरा, जो कभी किसी लड़की के साथ सीधे मुझसे बात भी नहीं करता था, उसने उसे इस तरह से सबके सामने किस किया। सब यही सब सो रहे थे कि तभी युवराज ने आदत को अपने करीब भेजो और सबकी तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, अगली बार से तुम में से किसी ने मेरी जान को आंख उठाकर देखने की हिम्मत की तो युवराज लूथरा तुमसे तुम्हारी आंखें छीन लेगा। और यह युवराज लूथरा की वार्निंग है। आदत सिर्फ मेरी है, शी इज़ माई गर्ल और मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी जान को देखे। कहते हुए युवराज ने ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लड़कों की तरफ देखा जो कि थोड़ी देर पहले आदत से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। आदत बेचारी युवराज की बात सुनकर फटी आंखों से युवराज की तरफ देख रही थी, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसने खुद से कहा, हमें इसे छोड़ेंगे नहीं, अपने कॉलेज में सबको बता दिया कि यह हमारे पीछे है, अब कोई हमसे बात नहीं करेगा, हम मस्ती किसके साथ करेंगे। सोचकर बेचारी आदत लगभग रन ही लगी। उसने युवराज के चेहरे की तरफ देखा जो कि अभी भी गुस्से से ऑडिटोरियम में मौजूद सभी स्टूडेंट्स को देख रहा था। आदत को युवराज पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसका सर फोड़ सकती थी। उसने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, हैंडसम डेविल, हमें छोड़ो वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। आदत की बात सुनकर युवराज ने टेढ़ी नजरों से आदत की तरफ देखा और दोबारा अपनी डरावनी नज़र से सबको फोड़ने लगा। आदत नहीं जब देखा कि युवराज ने उसे इग्नोर किया है, उसका पहले से गुस्से से लाल चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। उसने युवराज की तरफ दिखा और फिर उसके हाथ की तरफ जिससे उसने आदत के दूसरे हाथ को अपने हाथ में ले रखा था। आदत ने नीचे झुकाकर युवराज के हाथ पर अपने दांतों से इतनी जोर से काटा कि ना चाहते हुए भी युवराज के मुंह से चीख निकल गई। सभी स्टूडेंट्स उनकी तरफ देख रहे थे जिस वजह से उन्होंने आदत को युवराज को काटते हुए देख लिया। ये देखकर कि यह शैतान लड़की युवराज लूथरा के साथ भी ऐसी हरकत कर सकती है, सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। युवराज ने आदत को छोड़कर गुस्से से उसकी तरफ देखा तो आदत स्टेज से नीचे भागने लगी। ये देखकर युवराज ने पीछे से 2 कदम बढ़ाकर उसे झटके से कमर से पकड़ लिया और अपने कंधे पर उठा दिया। आदत ने युवराज के कंधे पर मारते हुए कहा, छोड़ो हमें, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। पर युवराज को आदत की बकवास सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक डरावनी नजरों से टीचर स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ जो कुछ भी हुआ वह बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम में से किसी की भी लाश तुम्हारे घर नहीं जाएगी। कहते हुए युवराज आदत को अपने कंधों पर उठाकर वहां से बाहर चला गया। आदत अभी भी युवराज की पीठ पर मार रही थी पर युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदत नहीं युवराज के कंधे पर काटते हुए कहा, तुम हमें छोड़ो, हम तुम्हें मार डालेंगे। हैंडसम डेविल, तुम बहुत बुरे हो, तुमने सबको क्यों बताया? अब कोई लड़का हमसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा, हम फ्लर्ट किसके साथ करेंगे, हम मस्ती किसके साथ करेंगे। आदत लगातार बोल रही थी, वही उसकी बातें सुनकर युवराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। युवराज ने आदत की तरफ देखा और गुस्से से उसकी बैक पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा। युवराज की थप्पड़ अपनी बैक पर महसूस करके आदत का मुंह खुला का खुला रह गया। अगले ही पल आदत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम गंदे वाले हैंडसम डेविल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें वहां पर मारने की। आदत की बात सुनकर युवराज ने कुछ नहीं कहा और झटके से उसे अपने कंधे से उठाकर नीचे पटक दिया। आदत नीचे गिरती इससे पहले ही युवराज ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपनी गाड़ी से सटाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो तुम्हें मैं कहां कहां पर मार सकता हूं, ये तुम सोच भी नहीं सकती। कहते हुए युवराज आदत के होठों को देखने लगा जो कि बेहद रसीले लग रहे थे। युवराज की नज़रों को अपने होठों पर महसूस करके आदत ने अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रखते हुए कहा, हम तुम्हें खुद को किस नहीं करने देंगे, तुम गंदे कहीं के, तुमने सबके सामने हमें किस किया, अब सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तुमने तो हमारी इज्जत ही डुबा दी। कितनी इज्जत थी हमारी हमारे कॉलेज में। आदत लगातार अपने होठों पर अपना हाथ रखकर बोलती जा रही थी। वही आदत की बात सुनकर युवराज इरिटेट हो रहा था। उसने आदत के हाथों को पकड़कर उसके मुंह से हटाते हुए कहा, बकवास बंद करो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वह मेरी जान के बारे में कुछ गलत कहें, और अगर किसी ने खाने की हिम्मत भी की तो युवराज लूथरा उस इंसान की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। युवराज की बात सुनकर आदत ने बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देखा और अगले ही पल घबराई हुई आवाज में कहा, इसका मतलब तुम क्रिमिनल हो, तुम खून करते हो। कहते हुए आदत की आंखों में डर नजर आने लगा। एपिसोड 40। युवराज अभी भी आदत के सामने अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रखकर खड़ा था और उसकी आंखों में ही देख रहा था। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसकी तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है जान? युवराज की बात सुनकर आदत ने डरी हुई नजरों से युवराज की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, हमें तो पक्का लगता है कि तुम जरूर बड़े वाले गैंगस्टर हो, वैसे सच में क्या तुम गैंगस्टर हो? कहते हुए आदत की आंखें चमकने लगी। आदत का सवाल सुनकर युवराज ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बेहद दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं क्या हूं और क्या नहीं ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, फिलहाल तुम इतना समझ लो कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हें ही मुझे लाइफ टाइम बर्दाश्त करना है।
युवराज की बात सुनकर और उसके हाथों को अपने गालों पर महसूस करके आदत के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। वह कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। आदत के गुलाबी गाल देखकर युवराज ने उसके गालों को अपने हाथों से दबा दिया, जिस वजह से आदत के होठ पाउट की तरह दिखने लगे। इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रही थी। युवराज ने आगे बढ़कर आदत के लिप्स पर हल्के से किस करते हुए कहा, और यह भी सिर्फ मेरे हैं। कहते हुए युवराज आदत से दूर हो गया। युवराज की बात सुनकर आदत की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वह युवराज को खुद से दूर करना चाहती थी पर युवराज की करीबी उसे अच्छी लगने लगी थी, जिसे वह मनाना नहीं चाहती थी। आदत को चुप देखकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर युवराज ने आदत को एक झटके से कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ जान, और जब मैं तुम्हारे सामने रहूँ मुझे तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर चाहिए, सिर्फ मुझ पर। तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। युवराज की बात सुनकर आदत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। आदत की बात सुनकर युवराज ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों बुराइयां हैं जिसके बारे में तुम्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है। बट डोंट वरी, मेरी बुराइयां तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगी। उसके बाद तुम्हारे दिल में दिमाग में सिर्फ अगर मेरे लिए कुछ होगा तो वह होगा, और इस डर की वजह से तुम हर वक्त हर पल मेरे बारे में सोचोगी। तुम्हारा दिल तुम्हारा दिमाग सिर्फ मेरे बारे में सोचेगा, सिर्फ मेरे बारे में। युवराज की बात सुनकर आदत ने छोटी छोटी आंखों से युवराज की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, युवराज लूथरा। आदत कपूर किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं। आई एम प्रिंसेस ऑफ आदित्य कपूर। कहते हुए आदत ने एटीट्यूड से युवराज को खुद से दूर करने की कोशिश की तो युवराज ने आदत को अपने और करीब खींचकर उसकी गर्दन पर अपने होठ रखकर उसकी गर्दन पर हल्के से बाइट करते हुए कहा, पर आदित्य कपूर की प्रिंसेस अब युवराज लूथरा की क्वीन है। कहते हुए युवराज आदत की गर्दन पर गीले किस करने लगा। युवराज की बात सुनकर आदत की पूरी बॉडी में अलग से सेंसेशन पैदा हो गई। उसके कानों में युवराज के शब्द गूंजने लगे। उसकी आंखों के सामने बचपन की बातें घूमने लगी, जब आदित्य और चाहत हमेशा उसे यही कहते थे कि जैसे वह उनकी प्रिंसेस है, एक दिन उसे उसका राजकुमार लेकर जाएगा और अपनी क्वीन बनाएगा। आदत ने युवराज के चेहरे की तरफ देखा। युवराज अभी भी आदत की गर्दन से लेकर उसके कॉलरबोन तक अपने होंठ चला रहा था, जिस वजह से आदत की सांसें तेज हो गई थी। आदत ने अपनी सांसों को संभालकर अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, क्या सच में हम तुम्हारी क्वीन है? आदत की आवाज़ सुनकर युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदत की तरफ देखा। युवराज की आंखें नशीली हो गई थी, जिनमें चाहत कुछ अलग ही महसूस कर पा रही थी। युवराज ने चाहत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, तुम मेरे लिए क्या हो, यह मैं तुम्हें बहुत जल्दी बता दूंगा। सिली गर्ल। कहते हुए युवराज ने फिर से आदत के होठों को हल्के से चुम्मा और उससे दूर खड़ा हो गया। आदत ने कहा, तुम बार बार हमें किस क्यों करते हो गंदे इंसान। कहते हुए आदत युवराज के सीने पर मारने ही वाली थी कि युवराज ने आदत के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी हथेलियां को चूमते हुए कहा, इन नाजुक हाथों को तकलीफ देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यह मेरे हैं और युवराज लूथरा को यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कि कोई उसकी चीज़ों को तकलीफ पहुंचाए। युवराज की बात सुनकर आदत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हैंडसम डेविल, तुम पागल हो गए हो, ये हमारे हाथ है। कहते हुए आदत अपने दोनों हाथों को देखने लगी। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसके चेहरे की तरफ देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम पूरी की पूरी मेरी हो। युवराज की बात सुनकर आदत जो अपने हाथों की तरफ देख रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर युवराज की तरफ देखा। युवराज की आंखों में खुद के लिए उसे जो कुछ भी नजर आ रहा था, उसे देखकर आदत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। आदत को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल ही बाहर आ जाएगा। आदत अपनी नज़रें यहाँ वहाँ चुराने लगी। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुमसे कल मिलूंगा। और हाँ, लड़कों से दूर रहना, वरना तुम्हारे सामने उनकी ऐसी हालत करूंगा कि अगली बार से मेरी कोई भी बात टालने से पहले तुम 1000 बार सोचोगी। कहते हुए युवराज ने फिर से आदत के होठों पर हल्के से किस किया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। युवराज के जाने के बाद भी आदत अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी रही। वह बार बार अपने होठों को टच कर रही थी। उसके कानों में युवराज के शब्द गूंज रहे थे। आदत अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक से निधि ने उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, आदत। निधि की आवाज़ सुनकर आदत अचानक से होश में आई। उसने घबराकर पलटकर यहाँ वहाँ देखा तो युवराज वहाँ से जा चुका था और उसके सामने निधि और आयुष खड़े थे। उन दोनों को देखकर आदत ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर? आदत के सवाल पर आयुष ने कहा, वह छोड़, मिस्टर लूथरा कहाँ है? वह तुझे बाहर लेकर आए थे ना, और तुम दोनों का क्या सीन चल रहा है? आयुष और निधि की बात सुनकर आदत ने दांत दिखाते हुए कहा, हमारा तो कुछ सीन नहीं चल रहा है। मैं तुम दोनों को बताना भूल गई, मुझे आज जल्दी घर जाना था, वरना आयु दीदी मुझ पर गुस्सा करेंगे। उन्होंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, बाय बाय, हम कल मिलेंगे। कहते हुए आदत बिना आयुष और निधि की तरफ देखे वहां से भाग गई। युवराज और निधि उसे पकड़ने के लिए भागे, पर तब तक आदत रफू चक्कर हो चुकी थी। आदत को इस तरह से जाते हुए देखकर निधि और आयुष ने एक दूसरे की तरफ देखा और आदत को सबक सिखाने का प्लान बना लिया। दूसरी तरफ इंडिया एक्सेल कॉलेज मुंबई। त्रिशा इस वक्त अपनी क्लास में अपने बेंच पर बैठी हुई थी। उसके बगल में ही उसकी फ्रेंड साक्षी बैठी हुई थी। साक्षी ने त्रिशा को टीज करते हैं कहा, त्रिशा डार्लिंग, तूने कैसे अयान कपूर को इम्प्रेस कर दिया यार? कॉलेज की सारी लड़कियां उसके पीछे थी और वह तेरे पीछे हैं। तू सोच भी नहीं सकती कि कॉलेज की लड़कियां तुझसे कितनी ज़्यादा जल रही है।
इसलिए तू संभाल कर रहना, हर कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। साक्षी की बात सुनकर तृषा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें किसी से डर नहीं लगता, हमारे पास हमारे अयान है, ना उनके होते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते हुए तृषा मुस्कुराने लगी, उसकी आंखों के सामने अयान का चेहरा घूमने लगा। तृषा अब अयान से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। बचपन से लेकर आज तक उसे जो करे, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट किसी ने नहीं दी थी, वह अयान और कपूर परिवार ने दी थी, जिस वजह से आप तृषा ने उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया था। तृषा की बात सुनकर और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर साक्षी ने तृषा को गले लगाते हुए कहा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ वह राहुल तुझसे दूर हो गया और सही वक्त पर तुझे उसकी सच्चाई पता चल गई। मैं तो हमेशा तुझे उससे दूर करना चाहती थी, पर तू थी कि मेरी बात सुनती ही नहीं थी। साक्षी की बात सुनकर तृषा ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज़ उसका नाम मत लो, हमें उसका नाम भी पसंद नहीं है, हमारे लिए आप सब कुछ हमारे अयान है, हमें राहुल से कोई मतलब नहीं है। तृषा की बात सुनकर साक्षी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ माय गॉड मेरी जान, तू कितनी समझदार हो गई है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी इडियट्स 2 दिन में इतनी समझदार हो गई। अच्छा हुआ तुझे प्यार में धोखा मिला, वरना तू पहले की तरह ही गधी की गधी ही रहती। साक्षी की बात सुनकर तृषा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने हमें गधी कहा? तृषा का क्यूट सा चेहरा देखकर साक्षी ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, गधी मतलब तू पहले इडियट थी ना, उस राहुल के प्यार में पागल थी, इसलिए मैंने तुझे इडियट कहा। मतलब तू उसके जैसे धोखेबाज लड़के से प्यार करती थी, जबकि सब कुछ तेरी आंखों के सामने ही था। हमेशा वह और मोनिका एक दूसरे के क्लोज आते थे, पर तुझे लगता था कि वह दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। साक्षी की बात सुनकर तृषा ने कहा, हमें नहीं लगता कि हम उससे प्यार करते थे, क्योंकि हम अयान के लिए महसूस करते हैं, हमने वह कभी भी राहुल के लिए महसूस नहीं किया। अयान के साथ हमें सिक्योर फील होता है, अयान के साथ हम अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। जब भी वो हमारे पास आते हैं हमें अपने पेट में अजीब से गुदगुदी महसूस होती है। पर राहुल जब भी हमारे पास आने की कोशिश करता था हमें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए तो हम उसे खुद से दूर कर देते थे। जो हुआ वह छोड़ो, हमसे अयान ने कहा है कि हम बेस्ट डिजर्व करते हैं, इसलिए भगवान ने हमारी लाइफ में उन्हें भेज दिया। तृषा की बात सुनकर साक्षी मुस्कुराने लगी। तभी क्लास में टीचर आ गई। टीचर को देखते ही दोनों शांति से अपनी स्टडीज पर फोकस करने लगी। अयान, नक्श, श्रेयांश, आह्वान ज़्यादातर कॉलेज नहीं आते थे, वह पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे, इसलिए वह लोग अपने ऑफिस जाते थे और हफ्ते में 1 या 2 बार ही कॉलेज आते थे। जब भी अयान तृषा को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए आया था और तृषा अपने हॉस्टल से ही साक्षी के साथ कॉलेज आ गई थी। 3 लेक्चरर होने के बाद साक्षी तृषा दोनों कैंटीन की तरफ चली गई। कैंटीन में आकर उन दोनों ने खुद के लिए लंच ऑर्डर किया। वह दोनों अपना लंच कर ही रही थी कि तभी साक्षी का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर साक्षी ने देखा तो यह उसकी मॉम का कॉल था। साक्षी ने तृषा की तरफ देखा और कहा, तृषा मॉम का कॉल है, मैं बात करके आती हूँ, तू यहीं पर मेरा इंतजार करना। कहते हुए साक्षी अपना मोबाइल उठाकर कैंटीन से बाहर चली गई, क्योंकि कैंटीन में सभी लोग बात कर रहे थे, जिस वजह से शोर काफ़ी ज़्यादा था। वही तृषा चुप चुप अपना लंच करने लगी। तभी कैंटीन वेटर ने तृषा के पास आकर एक चिट्ठी उसकी तरह बढ़ते हुए कहा, यह आपको सर ने देने के लिए कही है। वेटर की बात सुनकर तृषा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, पर उसने बिना कुछ कहे उसके हाथ से चिट्ठी ले ली और चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। उसमें सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, वॉशरूम के पास आओ मेरी जान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चिट्ठी पर लिखी बात पढ़कर तृषा पहले कंफ्यूज हो गई, पर अगले ही पल उसके गाल गुलाबी हो गए, क्योंकि अयान उसे जान सोना बहुत कुछ कहता था। तृषा ने खुद से कहा, अयान वॉशरूम के पास क्या कर रहे हैं? कहते हुए तृषा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वह अयान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वह धीमे कदमों से चलती हुई कैंटीन से बाहर वॉशरूम की तरफ आ गई। वह वॉशरूम के कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी कि अयान यहाँ पर क्यों आया है, जबकि उसने तो सुबह ही कहा था कि वह सीधा शाम को उससे मिलने के लिए कॉलेज के बाहर आएगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। तृषा अभी वॉशरूम के अंदर एंटर ही हुई थी कि अचानक से किसी ने उसे बाजू से पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। अचानक से किसी के खींचने की वजह से तृषा ने घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। तृषा ने हैरानी से कहा, तुम कौन हो? तृषा ने इतना कहा ही था कि उस लड़की ने तृषा के बालों को खींचते हुए कहा, बहुत शौक है ना लड़कों को अपने हुस्न की जाल में फंसाने का, आज मैं तुझे बताऊंगी कि मुझसे मेरे अयान को छीनने का क्या नतीजा होता है। कहते हुए उस लड़की ने तृषा के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। तृषा ने दर्द से करहाते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ दो, यह क्या कर रही हो तुम? कहते हुए तृषा परेशानी उसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो साइड से 2 लड़कियों ने उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। अपनी बॉडी पर ठंडा पानी महसूस करते ही तृषा के मुंह से जोरदार चिक निकल गई। वह चिल्लाती इससे पहले ही एक लड़की ने उसके मुंह को दबाते हुए कहा, तुझे तो आज हम छोड़ेंगे नहीं, तूने हमारी शेफाली से उसके अयान को छीनने की हिम्मत की है, आज तुझे पता चलेगा कि किसी के बॉयफ्रेंड को उस छीनने का क्या नतीजा होता है। कहते हुए वह लड़की, जो कि कोई और नहीं शेफाली थी, तृषा की बालों को मजबूती से खींचने लगी। उसकी 2 चमचिया शिखा और शिल्पा ने तृषा के ऊपर ठंडा पानी डाला था। शिखा ने आगे जाकर तृषा के गोरे गोरे गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, आज हम तेरा वह हाल करेंगे कि अगली बार से किसी लड़के की तरफ देखने से पहले तो 1000 बार सोचेगी। शिखा ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि तृषा का पूरा गाल लाल हो गया। एपिसोड 41।
त्रिशा इस वक्त जमीन पर गिरी हुई थी, उसके गालों पर शिखा के थप्पड़ के निशान पड़ चुके थे। त्रिशा की आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे। उसने आंसू भरी आंखों से अपने सामने खड़ी तीनों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। कहते हुए परेशानी उठने की कोशिश की तो शेफाली ने आगे बढ़कर एक जोरदार लात त्रिशा के पेट पर मार दी। शेफाली ने इतनी जोर का इस्तेमाल किया था कि त्रिशा सीधा मुंह के बाल गिर गई। इस बार उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। शिल्पा ने पहले ही वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया था, जिस वजह से त्रिशा की आवाज़ यहां से बाहर नहीं जा सकती थी। त्रिशा की कंडीशन खराब होती जा रही थी। उसके ऊपर शिल्पा और शिखा दोनों ने बर्फ का ठंडा पानी डाला था। त्रिशा की बॉडी सूखे पत्ते की तरह काम रही थी, ऊपर से उसके गालों पर भी थप्पड़ के निशान पड़ चुके थे और अब मुंह के बाल गिरने की वजह से उसके होठों के कोनों से भी खून निकल रहा था। शेफाली त्रिशा के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने त्रिशा के बालों को मजबूती से पकड़कर खींचते हुए कहा, आज मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। शेफाली की बात सुनकर और उसकी आंखों में देखकर त्रिशा को हद से ज्यादा डर लग रहा था। शेफाली बिल्कुल किसी पागल सनकी की तरह लग रही थी। शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा, डर लग रहा है तुझे? शेफाली की बात सुनकर त्रिशा ने कहा, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे अयान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो। त्रिशा ने इतना कहा ही था कि शिल्पा ने अपने नाखून से त्रिशा के गाल पर मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अयान को अपना कहने की? अयान सिर्फ शेफाली का है, सिर्फ शेफाली का। तूने अयान को हमारी शेफाली से छीना है। शिल्पा के इस तरह से मारने की वजह से त्रिशा के मुंह से फिर से एक बार चीख निकल गई। वह जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़। त्रिशा की बात सुनकर शेफाली ने हंसते हुए कहा, अगर तुझे छोड़ना होता तो हम तुझे यहाँ पर लेकर क्यों आते हैं? अब तू देखकर हम तेरे साथ क्या करते हैं। कहते हैं शेफाली ने शिल्पा और शिखा की तरफ देखा तो दोनों ने अपना सर हिला दिया। शिल्पा ने जल्दी से अपनी बैग से एक शार्प चाकू निकाला और मुस्कुराते हुए त्रिशा की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। शिल्पा के हाथ में शार्प चाकू देखकर त्रिशा की सांसें तेज हो गई। वह रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ हमें मत मारो, प्लीज़ हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमने कुछ नहीं किया। अयान हमसे प्यार करते हैं, हमने अयान को किसी से दूर नहीं किया, वह हमारे ही है। त्रिशा ने इतना कहा ही था कि शेफाली ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, चुप, बकवास बंद कर। एक और शब्द तेरे मुंह से निकला तो तेरी जान ले लूंगी। फिलहाल तेरी जान तो नहीं लेंगे, बस तुझे इतना बदनाम कर देंगे कि खुद अपनी जान ले लेगी। वह क्या है ना तेरे जैसी दो कौड़ी की गवार, मिडिल क्लास है, तेरा तो कोई स्टेटस ही नहीं है, तुझे मारकर हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। कहते हुए शिल्पा ने त्रिशा की शर्ट को झटका से फाड़कर उसकी बॉडी से अलग किया। शिल्पा की हरकत की वजह से त्रिशा की शर्ट पूरी तरह से फट गई। त्रिशा ने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को देखते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज़ हमें छोड़ दो। त्रिशा की बात सुनकर शेफाली ने हंसते हुए कहा, अभी तो कुछ किया ही नहीं है मेरी जान, तुम अभी से इतना डरने लगी? अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ट्रेलर में इतना डर जाओगी तो आगे जो कुछ भी होगा उसे बर्दाश्त कैसे करोगी? कहते हुए शेफाली, शिल्पा और शिखा पागलों की तरह हंसने लगी। इस वक्त त्रिशा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे जाल में फंस गई है जहां पर सिर्फ जंगली जानवर उसे नोचने के लिए तैयार है। इस वक्त उसे अपने सामने खड़ी तीनों लड़कियां इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर लग रही थी। त्रिशा रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर उन तीनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन तीनों ने त्रिशा को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। त्रिशा के गोरे गोरे नाजुक गाल इस वक्त सूज कर लाल हो चुके थे। त्रिशा उनसे लड़ना तो चाहती थी, पर वह अकेली नाजुक सी लड़की जिसने कभी किसी चूहे को भी नहीं मारा था, अपने सामने खड़ी इन तीन शैतानों जैसी लड़कियों से कैसे लड़ पाती? उन तीनों ने त्रिशा की जीन्स और उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। त्रिशा इस वक्त सिर्फ अपने इन कपड़ों में बाथरूम के ठंडे फ्लोर पर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। उसकी हालत भी खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त निहाल होकर गिर सकती है। त्रिशा ने आंसू भरी आंखों से शेफाली की तरफ देखा और कहा, हमारे अयान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने इतना कहा ही था कि शेफाली ने एक और जोरदार थप्पड़ त्रिशा कर गाल पर मार दिया। इसी के साथ त्रिशा अनकॉन्शियस हालत में बाथरूम के फ्लोर पर बेजान सी होकर गिर गई। त्रिशा की हालत देखकर शेफाली ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं चाहती हूँ कि तू यहीं पर मर जाए ताकि मेरा अयान फिर से मेरे पास वापस आ जाए। शेफाली की बात सुनकर शिखा ने कहा, शेफाली जल्दी चलो, अगर किसी ने हमें इसके साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिखा की बात सुनकर शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, सारे पानी के नल शुरू कर दो, मैं चाहती हूँ कि यह लड़की यहीं पर अपनी आखिरी सांस ले। कहते हुए शेफाली, शिखा और शिल्पा तीनों बाहर आ गई। उन्होंने बाहर से वॉशरूम को लॉक कर दिया और वहां पर ताला लगाकर एक बोर्ड भी लगा लिया कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम बाकी होने की वजह से बाथरूम एक हफ्ते तक बंद रहेगा। वही बाथरूम के अंदर ठंडा फ्लो पर त्रिशा आधे कपड़ों में बेजान सी गुड़िया की तरह पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी में हजारों जख्म हो चुके थे, उसके गालों से होठों के कोनों से खून निकल रहा था। त्रिशा ने अपनी बंद होती आंखों से बेहद धीमी आवाज में कहा, आयान। कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई और वह बेजान सी होकर वहीं पर गिर गई। दूसरी तरफ कपूर कारपोरेशन में आयान इस वक्त एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी, उसे अजीब से घबराहट हो रही थी। उसने अपनी शर्ट के बटन खोली और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आयान के अचानक से खड़े होने की वजह से सारे शेयर होल्डर्स भी अपनी जगह से खड़े हो गए। कपूर कॉरपोरेशन को अब आदित्य ने 3 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया था। हर फील्ड का काम उसने बांट दिया था। कुछ काम आयान संभालता था, कुछ काम आहान और कुछ काम आदित्य। आयान ने सबकी तरफ देखकर बेहद इरिटेटिंग आवाज में कहा, मीटिंग कल कंटिन्यू होगी, आप सब यहां से जा सकते हैं। आयान के इतना कहते ही सारे शेयर होल्डर वहां से बिना कुछ कहे निकल गए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।
उनके जाते ही अयान ने अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोले और मीटिंग रूम की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और सबसे पहले चाहत का नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद दूसरी तरफ से चाहत ने कॉल उठाकर खुशी भरी आवाज़ में कहा, हेलो बेबी, क्या हुआ? चाहत की खुशी भरी आवाज़ सुनकर अयान ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अयान के मुंह से मॉम सुनकर चाहत ने कहा, क्या हुआ है अयान? अयान चाहत को हमेशा डार्लिंग बेबी या जानू ही रहते थे, क्योंकि चाहत कोई ऐसा पसंद था, पर जब भी वह लोग सीरियस होते थे वह चाहत को मॉम कहते थे। चाहत का सवाल सुनकर अयान ने अपनी आंखों को बंद किया और बेहद बेचैनी भरी आवाज़ में कहा, आई डोंट नो मॉम, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आप ठीक तो हो ना? अयान की बात सुनकर चाहत ने सीरियस होते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा तभी होता है जब हमारा कोई अपना मुसीबत में होता है। मैं तो ठीक हूँ और हबी और आहवान भी ऑफिस नहीं होंगे। तुम त्रिशा को कॉल करो, वह जरूर किसी मुसीबत में होगी, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हमारा उसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। जब उसे तकलीफ होती है तो दर्द हमारे दिल में भी होता है। चाहत की बात सुनकर अयान ने कहा, ओके मॉम, मैं कॉल कट कर रहा हूं, मुझे त्रिशा से बात करनी है। अयान को इतना बेचैन देखकर चाहत ने कहा, ठीक है, उसके साथ बात करने के बाद मुझे कॉल पर बता देना वह ठीक तो है ना। चाहत की बात पर अयान ने अपना जवाब हाँ में दिया और कॉल करके उसने जल्दी से त्रिशा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ साक्षी, जो कि इस वक्त क्लासरूम में बैठकर लेक्चरर्स अटेंड कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि त्रिशा कहाँ चली गई, क्योंकि अपनी मॉम से बात करने के बाद जब वह कैंटीन में वापस आई तब उसने त्रिशा को काफ़ी ढूंढा, पर उसे त्रिशा कहीं भी नहीं मिली। बाद में उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि ज़रूरत त्रिशा अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अयान के साथ कहीं चली गई होगी, इसलिए साक्षी ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और लेक्चर अटेंड करने लगी। पर कहीं ना कहीं अभी भी वह त्रिशा के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि इस त्रिशा की कॉलेज बैग इस वक्त उसके बगल में ही रखी हुई थी। प्रोफेसर अभी लेक्चर ले ही रहे थे कि तभी क्लासरूम में जोर जोर से मोबाइल रिंग होने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स आवाज़ की डायरेक्शन में देखने लगे। आवाज़ साक्षी के पास से आ रही थी। साक्षी भी अचानक से घबरा गई। तभी प्रोफेसर ने गुस्से से कहा, साक्षी, यह क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है कि क्लासरूम में अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखा जाता है? प्रोफेसर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर साक्षी ने कहा, टीचर, यह मेरा मोबाइल नहीं है, ये त्रिशा का मोबाइल है, यह उसकी बैग से बज रहा है। साक्षी की बात सुनकर प्रोफेसर ने गुस्से से कहा, उसका मोबाइल निकालो और कॉल कट करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी क्लास का डिस्टर्ब करे। प्रोफेसर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर साक्षी ने अपना सर हिलाकर जल्दी से त्रिशा की बैग को खोलकर उसका मोबाइल निकला। वह साइलेंट कर नहीं वाली थी कि उसे मोबाइल पर अयान नाम फ्लैश होता नजर आया। त्रिशा उसे नाम को घूरने लगी, जिस वजह से अभी भी मोबाइल बजने की आवाज़ क्लास में सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर ने गुस्से से कहा, साक्षी, कॉल कट करो। प्रोफेसर की बात सुनकर साक्षी ने घबराहट की वजह से कॉल कट करने की जगह पर कॉल रिसीव कर दिया और इसी के साथ उसका हाथ स्पीकर की बटन पर भी क्लिक हो गया। अगले ही पल स्टूडेंट के कानों में बेहद अट्रैक्टिव और बेचैनी भरी आवाज़ सुनाई दी, जान तुम कहाँ हो? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? इस आवाज़ को सुनते ही त्रिशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही सारे स्टूडेंट भी उसी की तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ से अयान ने गुस्से से कहा, त्रिशा, व्हाट हैपन? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? अयान की बात सुनकर साक्षी ने घबराते हुए कहा, त्रिशा कॉलेज में ही नहीं है, मुझे लगा वह आपके साथ चली गई, मैं उसे काफ़ी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। साक्षी ने इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से अयान ने कॉल कट कर दिया। साक्षी ने जैसे ही देखा कि अयान ने कॉल कट कर दिया है, वह हैरानी से मोबाइल को घूरने लगी। उसने खुद से कहा, क्या सच में ये त्रिशा से प्यार भी करता है? मेरे ये बताते ही कि त्रिशा का पता नहीं चल रहा। उसने कॉल कट कर दिया। अगर त्रिशा इसके साथ नहीं है तो वह कहाँ चली गई? अब साक्षी को भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वह बेचैनी की वजह से क्लास में नहीं बैठ पा रही थी। कुछ देर बाद कॉलेज में प्रिंसिपल के केबिन में अयान ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी जान कहाँ है? अयान के चिल्लाने की वजह से प्रिंसिपल के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी टीचर स्टाफ की हालत खराब हो गई। अयान ने चिल्लाते हुए कहा, अगर उसे एक खरोच भी आई ना, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, इस कॉलेज का नामो निशान मिटा दूंगा। कहते हुए अयान तेज कदमों से प्रिंसिपल के केबिन से बाहर आ गया। अयान के बाहर आते ही उसे डरी सहमी साक्षी नजर आई, जिसके हाथ में त्रिशा का मोबाइल था। साक्षी ने अयान को पहचान लिया और दौड़कर उसके पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, हेलो, मैं त्रिशा की दोस्त हूँ। साक्षी ने इतना कहा ही था कि अयान ने उसे कंधों से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम उसकी दोस्त हो तो तुम्हें कैसे नहीं पता कि वह कहाँ गई? अयान की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर त्रिशा की हालत खराब हो गई। घबराहट की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कुछ बोलने की कोशिश की पर उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। अयान ने जब साक्षी को इस तरह से रोते हुए देखा, उसे कंधों से छोड़कर चिल्लाते हुए कहा, मेरी जान कहाँ है? अयान को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर सारे स्टूडेंट उसे ही देखने लगे। साक्षी ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद पूरे कॉलेज में अयान के 50 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स, अयान, साक्षी, सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सब त्रिशा को ढूंढ रहे थे। कॉलेज से सभी स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया था। अयान बेचैनी से यहाँ वहाँ त्रिशा को ढूंढ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा ना जान, तो मैं उसे इंसान को नर्क के दर्शन करा कर रहूँगा। यह अयान कपूर का खुद से वादा
एपिसोड 42। अयान और सभी लोग पागलों की तरह पूरे कॉलेज में यहाँ वहाँ त्रिशा को ढूंढ रहे थे। उन्हें त्रिशा को ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो चुका था, पर अभी तक किसी को भी त्रिशा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। अयान इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। उसने प्रिंसिपल को कॉलर से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अगर मुझे 5 मिनट के अंदर मेरी जान वापस नहीं मिली तो मैं तुझे कॉलेज के छत से नीचे फेंक दूंगा। अयान की धमकी सुनकर प्रिंसिपल की तो हालत खराब हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अयान इस वक्त किसी शैतान की तरह डरावना नजर आ रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। साक्षी ने अयान की तरफ देखा और अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया। उसने घबराते हुए कहा, हमने नीचे वाले वॉशरूम में देखा ही नहीं, शायद त्रिशा वहीं पर हो। साक्षी के इतना कहते ही अयान, जिसने प्रिंसिपल को गर्दन से पकड़कर लगभग आधा हवा में उठा लिया था, उसकी आंखें उम्मीद से चमकने लगी। अगले ही पल अयान ने प्रिंसिपल को झटके से छोड़ दिया। किसी के साथ प्रिंसिपल खांसते हुए जमीन पर गिर गए, पर अयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तेज कदमों से लगभग दौड़ता हुआ वॉशरूम की तरफ भागने लगा। उसके पीछे ही साक्षी भी भागने लगी। कुछ ही देर में वह लोग वॉशरूम के पास आ चुके थे। उसने सारे फ्लोर के वॉशरूम तो चेक कर लिए थे, पर फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि यह इस्तेमाल में नहीं है, जिस वजह से उन लोगों ने नीचे वाला वॉशरूम चेक नहीं किया था। पर अब लगभग वह पूरा कॉलेज चेक कर चुके थे इस जगह को छोड़कर। अंदर आते ही अयान ने जैसे ही वह बोर्ड देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। साक्षी ने कहा, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, फिर त्रिशा गई कहाँ? साक्षी की बात को इग्नोर करके अयान ने जोरदार लात मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। अयान के 2-3 बार लात मारने के बाद दरवाजा टूटकर गिर गया। इसी के साथ उन्हें तेज पानी की आवाज़ सुनाई दी। अयान का ध्यान जैसे ही अंदर के नज़ारे पर गया, उसकी आंखें उस पर ही जम गई। अब तक उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन नजर आ रहा था। अचानक से घबराहट की वजह से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही साक्षी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके मुंह से जोर की चीख के साथ निकाला, त्रिशा। त्रिशा इस वक्त बाथरूम के अंदर बेजान सी पड़ी हुई थी। वह लगभग पानी में पूरी तरह से डूबी हुई थी। पानी साफ और क्लियर था, जिस वजह से त्रिशा की बॉडी अयान और साक्षी साफ साफ देख पा रहे थे कि त्रिशा ने इस वक्त अपने इन कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ है। साक्षी की आंखों से तो लगातार आंसू निकल रहे थे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही अयान अपनी जान को इस कंडीशन में देखकर पूरी तरह से टूट चुका था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। उसने सब कुछ पीछे छोड़ा और दौड़ता हुआ बाथरूम के अंदर आ गया। उसने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, कोई भी अंदर नहीं आएगा। अयान की बात सुनते ही साक्षी जैसे होश में आई। उसने पीछे देखा तो पीछे सारे बॉडीगार्ड्स उसी तरफ आ रहे थे। उसने भी चिल्लाते हुए कहा, कोई अंदर नहीं आएगा। इतना कहकर वह भी अंदर आ गई। अयान ने त्रिशा को झटके से अपनी गोद में उठाया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, जान क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। अयान त्रिशा के बेजान से चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। त्रिशा का चेहरा, उसके होंठ सब कुछ सफ़ेद हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का पूरा खून सूख चुका हो। अयान तो जैसे पागल हो चुका था। उसने त्रिशा को जोर जोर से हिलाते हुए कहा, जान, मैंने कहा आंखें खोलो। तुम इस तरह से मेरी बात नहीं टाल सकती। मैंने कहा था ना, तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी होगी। जान, आंखें खोलो। अयान पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वही साक्षी त्रिशा की हालत देखकर लगातार रोती जा रही थी। उसने जब अयान पर इस तरह से बर्ताव करते हुए देखा, उसने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, जान प्लीज़ इसे अस्पताल लेकर चलो, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अयान, जो कि त्रिशा की हालत देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका था, साक्षी की आवाज़ सुनते ही उसने झटके से अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग किया और त्रिशा को पहना दिया। अयान इस वक्त नेकेड हो चुका था। उसने त्रिशा को मजबूती से अपनी बाहों में संभाल लिया जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। छोटी सी त्रिशा अयान की मजबूत बाहों में किसी मासूम से 5 साल के बच्चे की तरह लग रही थी। अयान ने त्रिशा के माथे को हल्के से चूमते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा जान, तुम्हारा अयान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। कहते हुए अयान त्रिशा को लेकर दौड़ता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। वह इतनी तेजी से वहां से भाग कि उसने किसी को एक नज़र भी त्रिशा को नहीं देखने दिया। साक्षी भी अयान के पीछे पीछे भाग। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। सारे बॉडीगार्ड्स भी अयान के पीछे भागे। कुछ देर बाद अस्पताल के कॉरिडोर में अयान पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरी जान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सब लोगों की जान ले लूंगा। अयान को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर उसके बॉडीगार्ड घबरा गए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे शांत कर सके। अंदर इमरजेंसी वार्ड में त्रिशा बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी और डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे थे। काफ़ी देर तक ठंडा फ्लो पर पानी के बीच रहने की वजह से उसके फेफड़ों में पानी चला गया था, जिस वजह से इस वक्त डॉक्टर ने उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल बताई थी। वही त्रिशा की कंडीशन के बारे में जानकर अयान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका पागलपन देखकर एक बॉडीगार्ड ने आदित्य को कॉल कर सब इन्फॉर्म कर दिया। आदित्य, जो अभी अभी घर पहुंचा था, उसने जैसे ही बॉडीगार्ड की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो गई। उसने कहा, अयान को संभालो, हम अभी आ रहे हैं। इतना कहकर आदित्य, जो कि लिविंग रूम में अभी अभी आया था, वह तेजी से वापस जाने लगा। तभी पीछे से चाहत ने कहा, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? चाहत की आवाज़ सुनकर आदित्य ने चाहत की तरफ दिखा रखा। त्रिशा हॉस्पिटल में है और इस वक्त अयान को हमारी ज़रूरत है। आदित्य की बात सुनते कि चाहत की आंखें बड़ी हो गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहते हुए चाहत दौड़ते हुए आदित्य के पास आ गई। उसने आदित्य को हाथों से पकड़कर घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। आदित्य ने एक नज़र चाहत की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर लेकर आ गया। कुछ देर में वह लोग भी अस्पताल पहुँच चुके थे।
अयान अभी भी कॉरिडोर में चिल्ला रहा था। उसने इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर जोर जोर से लात मारते हुए कहा, डॉक्टर बाहर आ जाओ और मुझे बताओ कि मेरी जान कैसी है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अयान इस वक्त बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। उसे देखकर पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अयान को रोके। अयान अभी भी लगातार हॉस्पिटल के दरवाजे पर लात मार रहा था। तभी उसे पीछे से गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, अयान क्या कर रहे हो, रुको। इस आवाज़ को सुनते ही अयान का पैर उसकी जगह पर ही रुक गया। उसने पलट कर देखा तो आदित्य और चाहत कॉरिडोर से तेज कदमों से उसी की तरफ आ रहे थे। आदित्य तो तेज कदमों से चल रहा था पर चाहत अपने छोटे छोटे पैरों से लगभग दौड़ रही थी। आदित्य को देखते ही अयान ने बेचैनी भरी आवाज में कहा, डैड देखो ना, ये लोग मुझे नहीं बता रहे मेरी जान कैसी है, इनसे पूछो ना मेरी जान कैसी है। कहते हुए अयान फिर से दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने लगा। ये देखकर आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, अयान पागल हो गए हो क्या, छोड़ो। आदित्य की बात सुनकर अयान ने बेचैनी भरी आवाज में कहा, मुझे मेरी जान के पास जाना है, मुझे उसे देखना है, वह उसकी कंडीशन ठीक नहीं है डैड, वो अच्छी नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत है। कहते हुए अयान बेचैनी से लगातार दरवाजे पर मार रहा था। अयान की ऐसी कंडीशन देखकर चाहत फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर आदित्य ने अयान को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर गुस्से से कहा, अयान होश में आए हो, इस वक्त तुम इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते, तुम्हें खुद को संभालना होगा। आदित्य की तेज आवाज़ सुनकर अयान जैसे होश में आया आदित्य के गले से लग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, डैड मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरी जान की ऐसी हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं डैड, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अयान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन था। आदित्य ने भी उसे मजबूती से गले से लगा लिया। भले ही अयान इस वक्त रो नहीं रहा था पर उसकी कंडीशन आदित्य समझ पा रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, डोंट टियल वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम खुद को संभालो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो त्रिशा के होश में आने के बाद उसे कौन संभालेगा, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, इसलिए तुम पहले खुद का ध्यान रखो। आदित्य की बात सुनकर अयान आदित्य से दूर हुआ। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान के साथ यह सब हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया डैड, मैं बहुत बुरा हूं, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका ध्यान रखूंगा पर मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया डैड, मेरा प्रॉमिस टूट गया। अयान की आवाज़ में खुद के लिए गुस्सा आदित्य साफ साफ महसूस कर पा रहा था। आदित्य ने अयान की तरफ देखा और उसे खींचता हुआ दूसरी तरफ लेकर आ गया। आदित्य ने अयान को एक कॉरिडोर में लाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरी बात कान खोल कर सुनो अयान, हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पर हमारे दोस्त से ज़्यादा दुश्मन है, इसलिए हमें हमेशा हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और अब त्रिशा हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। इस बार गलती हो गई पर अगली बार यह गलती नहीं होनी चाहिए, और कान खोलकर सुन लो, जिस किसी ने मेरी बहू के साथ करने की हिम्मत की है उसे तुम छोड़ोगे नहीं। कहते हुए आदित्य की आवाज़ काफ़ी डरावनी हो गई। आदित्य की बात सुनकर अयान ने आदित्य के हाथों को अपने हाथों में लेकर बेहद गुस्से और नफरत भरी आवाज में कहा, जिस किसी ने मेरी जान की यह कंडीशन की है उसे तो मैं मौत के दर्शन कराकर रहूंगा दादा, यह अयान आदित्य कपूर का वादा है। अयान की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद कॉरिडोर में अयान अभी भी त्रिशा के वार्ड के बाहर खड़ा था। चाहत चुपचाप बेंच पर बैठी हुई थी, रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और आदित्य उसे अपने सीने से लगाकर बैठा हुआ था। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही अयान ने चिल्लाते हुए कहा, इतनी देर लगती है, कैसी है मेरी जान, वह ठीक तो है ना, उसे होश कब आएगा, मैं मिल सकता हूँ ना उससे। अयान लगातार डॉक्टर से सवाल पूछने लगा। उसने डॉक्टर को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। डॉक्टर ने आदित्य की तरफ देखकर उसे शांत करते हुए कहा, मिस्टर कपूर फिलहाल तो वह ठीक है, अगर उन्हें लाने में थोड़ी और देर हो जाती तो शायद उन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाता। उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी हद तक पानी चला गया है और उनकी बॉडी के निशान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर टॉर्चर किया है। उनके गालों पर और उनकी बॉडी पर फीमेल नाखूनों के निशान नजर आए हैं, यहाँ तक कि उनके दोनों गालों पर भी स्वेलिंग थी, शायद किसी ने उन्हें बहुत थप्पड़ मारे हैं। डॉक्टर जैसे जैसे त्रिशा के बारे में अयान को बता रहा था, अयान गुस्से से पागल हो रहा था, यहाँ तक कि आदित्य और चाहत जो कि बेंच पर बैठे हुए थे डॉक्टर की बात सुनकर वह भी अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। चाहत की आंखें इस वक्त गुस्से से आग उगल रही थी। उसने चलते हुए कहा, जिस किसी ने मेरी ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ की ऐसी हालत की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगी। कहते हुए चाहत गुस्से में लग रही थी। वही आदित्य और अयान ने भले ही कुछ कहा नहीं था पर उनकी आंखें इस वक्त बेहद सर्द और डरावनी नजर आ रही थी। डॉक्टर ने अयान की तरफ देखा और कहा, फिलहाल वह बेहोश है, उन्हें अगली सुबह ही होश आएगा, क्योंकि इस वक्त उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए हमने उन्हें नींद की इंजेक्शन दी है। डॉक्टर की बात सुनकर अयान ने अपना सर हिला दिया और बेहद इमोशनल लेस आवाज़ में कहा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। अयान का सवाल सुनकर डॉक्टर ने अयान की तरफ देखकर बस अपना सर हिला दिया। कुछ ही देर में अयान धीमे कदमों से चलता हुआ वार्ड के अंदर आया। वार्ड के अंदर त्रिशा इस वक्त बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके हाथों में आईवी ड्रिप लगी हुई थी। अयान ने कभी सपने में भी अपनी जान को ऐसी कंडीशन में इमेजिन नहीं किया था। इस वक्त त्रिशा को इस कंडीशन में देखकर उसे अपने दिल में कितना दर्द महसूस हो रहा था ये सिर्फ वह जानता था। अयान तेज कदमों से चलता हुआ त्रिशा के बगल में एक स्टूल पर आकर बैठ गया। उसने त्रिशा के मासूम से चेहरे की तरफ देखकर बेहद गुस्से भरी आवाज में कहा, जिस किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, अगर मैंने उसे नरक के दर्शन न कर दिए वह भी जीते जी तो मैं भी अयान आदित्य कपूर नहीं। कहते हुए अयान ने अपने होंठ धीरे से त्रिशा के माथे पर
एपिसोड 43। अयान काफी देर तक त्रिशा के बगल में ही स्टॉल पर बैठा हुआ उसके चेहरे को देखता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर ने उसे ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रहने के लिए मना किया था। वैसे तो अयान को डॉक्टर की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वह त्रिशा की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अयान ने धीरे से त्रिशा की हथेली को चूमते हुए कहा, तुम्हारा गुनहगार को तुम्हारे होश में आने से पहले मैं ढूंढ कर निकलूंगा जान, यह मेरा खुद से वादा है तुम्हारा। अयान सब कुछ ठीक कर देगा कहते हुए अयान ने एक बार फिर से त्रिशा के माथे पर हल्के से किस किया और वार्ड का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। अयान के बाहर आते ही चाहत, जो कि उसके ही बाहर आने का इंतजार कर रही थी, वह अयान के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। चाहत को इस तरह से रोते हुए देखकर अयान ने चाहत को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, मोम रोना बंद कीजिए, अगर डैड ने आपको इस तरह से रोते हुए देख लिया तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे और आप रोते हुए बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती। अयान की बात सुनकर चाहत ने गुस्से से अयान की तरफ देखा तो अयान ने चाहत के आंसू साफ करके प्यार से कहा, मोम प्लीज, आप जानते हो ना मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अयान की बात सुनकर चाहत ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके खुद को संभाला और कहा, त्रिशा कैसी है, वह ठीक तो है ना। चाहत की बात सुनकर अयान खामोशी रहा। तभी आदित्य ने चाहत और अयान के पास आते हुए कहा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, त्रिशा को कल सुबह ही होश आएगा, इसलिए चाहत तुम मेरे साथ घर चलो, अयान यहीं पर रुक जाएगा कहते हुए आदित्य ने अयान को आंखों से कुछ इशारा किया। अयान ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मॉम, आप घर जाकर आराम कीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अयान और आदित्य का आंखों ही आंखों में किया गया इशारा चाहत नहीं देख पाई। वह यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, पर आदित्य और अयान ने जैसे तैसे उसे मनाकर वापस घर भेज ही दिया। चाहत को घर छोड़ने के बाद रात के 8 बजे आदित्य वापस हॉस्पिटल आ गया। उसने अस्पताल में आने के बाद अयान से कुछ बातें की और फिर वह वापस घर निकल गया, क्योंकि चाहत उसे वहां पर न देखकर जरूर गुस्सा करती। अयान ने अस्पताल के आसपास काफी टाइट सिक्योरिटी लगा दी और साक्षी को भी अपने बॉडीगार्ड के साथ उसके घर भेज दिया और खुद अस्पताल से निकल गया। कुछ देर बाद एक अंधेरे कमरे में अयान अपने हाथ में बंदूक लेकर एक आदमी के सामने खड़ा था। वह आदमी सूखे पत्ते की तरह थरथर कांप रहा था। अयान ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और मुझे उसका सीधा सीधा सिंपल सा जवाब चाहिए। अगर तुमने घुमा फिरा कर कुछ भी कहने की कोशिश की तो उसी वक्त तुम्हारी सांसें तुम्हारा साथ छोड़ देगी कहते हुए अयान अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को उस इंसान की गर्दन पर और गले पर भूनने लगा। वही अयान की डरावनी बातें सुनकर वह आदमी तो पहले ही काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था। उसने गहरी गहरी सांस से लेते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, आप कौन है, आपने मुझे क्यों पकड़ा है, छोड़िए मुझे। उस आदमी की बात सुनकर अयान ने दांत पीसते हुए कहा, अयान कपूर को खुद के सामने बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। अगर कॉलेज के वॉशरूम का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं था तो फिर तुमने वह बोर्ड क्यों लगाया? सीसीटीवी में साफ साफ वह बोर्ड तुम्हें लगाते हुए देखा गया है। अयान की बात सुनकर उस आदमी की हवा टाइट हो गई। उसने घबराते हुए कहा, वह तो हमें लगाने के लिए कहा गया था, हमने तो ये प्रिंसिपल के कहने पर किया था। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। उसने इतना कहा ही था कि उसकी एक जोरदार चीख पूरे अंधेरे कमरे में गूंज गई और वह आदमी अपने हाथ की तरफ देखने लगा। उसके हाथ की एक उंगली कटकर जमीन पर पड़ी हुई थी और अयान अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए खून से सने हुए चाकू को देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक झूठ पर एक उंगली कटेगी। अयान की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी उंगली काटकर जमीन पर गिर चुकी थी और उसके हाथ में पानी की तरह खून निकल रहा था, पर उसके चिल्लाने का अयान पर कोई असर नहीं हुआ। उसके मुंह में बंदूक डालते हुए कहा, अगली बार सोच समझकर झूठ बोलना कहते हुए अयान ने अपनी बंदूक बाहर निकाल और चिल्लाते हुए कहा, इसके पीछे किसका हाथ है? अयान की बात सुनकर इस बार उस आदमी ने घबराते हुए कहा, वह इसके पीछे शेफाली जरीवाला, उसने ही मुझे वो बोर्ड लगाने के लिए कहा था। आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। वह आदमी अयान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वही उसके मुंह से शेफाली का नाम सुनकर अयान की आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने उस आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरकर चिल्लाते हुए कहा, शेफाली तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कहते हुए अयान तेजी से वहां से निकल गया। जरीवाला मेंशन सेकंड फ्लोर के एक रूम में, जो कि काफी आलीशान तरीके से सजाया गया था। शेफाली पेट के बल अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने इस वक्त काफी शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। वह अपने नेल्स को फूंक मारते हुए कुछ सोच रही थी। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी नेल्स पर फूंक मारते हुए कहा, अब तक तो तुम्हारा काम तमाम हो चुका होगा मिस बहन जी, बहुत शौक है ना शेफाली से उसकी चीज छीनने का, अब भगवान के पास जाकर करना जो करना है कहते हुए शेफाली जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसके कानों में एक साथ कई सारी बंदूकें चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही घबराकर उठकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, यह आवाज़ से कैसी थी? शेफाली भी काफ़ी अमीर परिवार से बिलोंग करने वाली अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी। जरीवाला कॉर्पोरेशन के मालिक मिस्टर अनमोल जरीवाला शेफाली के पिता का होटल का बिजनेस था। शेफाली जल्दी से दौड़ते हुए अपने रूम के बाहर आ गई। कॉरिडोर में आकर उसने जैसे ही देखा, लिविंग रूम का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इस वक्त उसके घर का आलीशान लिविंग रूम पूरी तरह से खंडार बन चुका था। सारा सामान टूटकर पड़ा हुआ था और एक कोने में उसके पिता अनमोल जरीवाला अपने दोनों हाथ हवा में उठा के खड़े थे। यहाँ तक कि उसकी मां अंजलि जरीवाला, उसका भाई अभिमन्यु जरीवाला, तीनों लिविंग रूम में किसी कैदी की तरह खड़े थे। अपने परिवार की हालत देखकर शेफाली की हालत भी खराब हो
गई। उसने घबराते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में बेहद डरावनी आवाज़ सुनाई दी, शेफाली जरीवाला, अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती हो तो अभी के अभी नीचे आओ। इस आवाज़ को सुनते ही शेफाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अयान। इतना कहकर उसने लिविंग रूम की तरफ देखा तो इस वक्त उसके परिवार वालों के सामने सोफे पर अयान किसी राजा की तरह अपने पैर पैर पर चढ़ाकर बैठा हुआ था और अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। अयान को देखते ही शेफाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी बॉडी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया था कि क्या हुआ होगा, पर अभी भी वही यकीन नहीं करना चाहती थी, यह सोचकर ही कि अगर सच में अयान को ये पता चल गया होगा कि जो कुछ भी त्रिशा के साथ हुआ था वह सब करने के पीछे शेफाली का हाथ था, तो अयान उसकी क्या हालत करेगा। ये सोचकर शेफाली के पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अयान ने जब देखा कि शेफाली नीचे नहीं आ रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम इतनी आसानी से नीचे नहीं आओगी, कुछ बड़ा करना ही होगा। कहते हुए अयान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक का निशान अनमोल जरीवाला को बनाया और अगले ही पल लिविंग रूम में एक जोरदार चीख गूंज गई। इसी के साथ अनमोल जरीवाला घुटनों के बल फ्लोर पर गिर गए। उनके पैरों पर अयान ने गोली मार दी थी। अपने पापा को गोली लगती हुई देखकर शेफाली दौड़ते हुए नीचे आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहते हुए शेफाली जल्दी से अनमोल जी की तरफ आई। शेफाली की बात सुनकर अयान ने हंसते हुए कहा, अब तकलीफ हो रही है जब तुम्हारे परिवार वालों का दर्द हुआ, पर अभी तो ये शुरुआत है। जो कुछ भी तुमने किया है उसका नतीजा तो तुम्हारे इस परिवार को भुगतना होगा, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इतनी छूट दी है जिस वजह से तुम अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं, किसी की जान लेने से पहले भी एक बार नहीं सोचती। तो अब तुम्हारे परिवार वालों को भी तो अपनी जान गंवानी चाहिए ना जाने अपने पागलपन की वजह से तुमने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, खुद की हरकतें सुधार लो वरना एक दिन इस तरह से गड्ढे में गिरोगी कि निकालने का रास्ता नहीं मिलेगा। और अब तुम ऐसे गड्ढे में गिर चुकी हो जहां से निकलने का रास्ता तो है ही नहीं, उल्टा अंदर इतना गहरा रास्ता है और रास्ते में इतनी तकलीफें हैं जिसे बर्दाश्त करते करते तुम्हारी मौत हो जाएगी। अयान की बात सुनकर शेफाली की सांस गले में अटक गई। उसने घबराते हुए कहा, अयान तुम कैसी बातें कर रहे हो? भले ही तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे और मेरे परिवार को इस तरह से ट्रीट करोगे। कम से कम हमारे प्यार के बारे में सोचकर यह सब मत करो। शेफाली ने इतना कहा ही था कि अयान गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अयान को खड़े होते हुए देखकर शेफाली ने मजबूत किसी अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। वही अनमोल जी अभी भी जमीन पर पड़े हुए कर रहे थे। अभिमन्यु ने गुस्से से कहा, अयान क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ यह सब कुछ करने की? मानता हूं कि हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, पर हमारा भी बहुत बड़ा नाम है। अभिमन्यु की बात सुनकर अयान ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, कल तक तुम्हारा जो ये नाम है ना उससे मैं बदनाम करके रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस बहन में मेरी जान, मेरी जिंदगी को मुझसे छीनने की कोशिश की है। आज इसकी वजह से मेरी जान अस्पताल के बेड पर बेजान सी पड़ी हुई है। मैंने खुद से वादा किया है कि मेरी जान के होश में आने से पहले उसके गुनहगारों को सजा मिलाकर रहेगी और अब तुम लोगों की सजा की शुरुआत होगी। इतना कहकर अयान ने टेढ़े नजरों से अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया और कुछ ही देर में सारे बॉडीगार्ड्स अभिमन्यु, अंजलि जी और अनमोल जी को खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगे। अपने परिवार के लोगों को इस तरह से लेकर जाते हुए देखकर शेफाली ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो इनको? शेफाली चिल्लाती रही पर उसके चिल्लाने का अयान पर कोई असर नहीं पड़ा। अयान ने शेफाली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शौक है ना दूसरों की जान लेने का, तो आज अपने परिवार वालों की जान तुम खुद जाते हुए देखोगी, पर फिलहाल तुम्हें भी तो सबक सिखाना है। कहते हुए अयान ने कुछ फीमेल बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो उन्होंने शेफाली के पास आकर लगातार उसके गालों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। शेफाली ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उनके आगे शेफाली एक नाजुक से कली थी। कुछ ही देर में शेफाली के दोनों गाल सूजकर लाल हो चुके थे और वह फ्लोर पर बेजान सी पड़ी हुई थी। अयान ने शेफाली की तरफ देखा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अपने जूते को शेफाली की हथेली पर रखकर रगड़ते हुए कहा, तूने इसी तरह से मेरी जान को तकलीफ दी थी ना? ये तो बस शुरुआत है, अब से तेरी और तेरे परिवार के साथ उन दोनों की उल्टी गिनती शुरू हुई। मेरी जान को जितना दर्द हुआ था उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा तुम तीनों को। कहते हुए अयान ने आंखों से बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया और शेफाली को उठाने के लिए अयान अभी जरीवाला मैंशन से बाहर निकलने ही वाला था कि उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल के रिंग की आवाज़ सुनकर अयान ने बॉडीगार्ड को शेफाली को किसी जगह पर लेकर जाने के लिए कहा और कॉल उठाते हुए पूछा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से नज ने घबराते हुए कहा, हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। अपने जिन्हें एडमिट किया था वह अचानक से होश में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और पैनिक करते हुए दोबारा बेहोश हो गई। सर आप जल्दी आ जाए। नस की बातें सुनते ही अयान, जिसके चेहरे पर अब तक बेहद डरावनी मुस्कुराहट नजर आ रही थी, अचानक से उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट नजर आने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं आ रहा हूं, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए अयान तेज कदमों से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में अयान कॉरिडोर से दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंच गया।
त्रिशा की वार्ड के पास पहुंचकर उसने गहरी गहरी सांस चली और तेजी से वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने देखा नींद में ही त्रिशा चिल्ला रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। त्रिशा को इस तरह से बेहोशी में पैनिक करते हुए देखकर अयान ने त्रिशा के पास आकर उसके माथे पर हाथ फेरकर बेहद सॉफ्ट वॉइस में कहा, डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे पास। अयान के इतना कहते ही त्रिशा, जो कि नींद में काफी बेचैन हो रही थी, उसकी बेचैनी पल भर में गायब हो गई। एपिसोड 44। त्रिशा को शांत होता देखकर अयान ने चैन की सांस ली। उसने त्रिशा के मासूम से चेहरे की तरफ देखा, जो कि अभी भी उतरा हुआ लग रहा था। अपनी जान की कंडीशन देख कर अयान का गुस्सा शेफाली के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अयान ने नफरत भरी आवाज में कहा, शेफाली, मेरी जान की आंख से निकले एक एक आंसू की कीमत तुम्हें अपने शरीर से निकले एक एक खून की बूंद से चुकानी होगी। कहते हुए अयान ने त्रिशा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो नींद में ही त्रिशा की पकड़ अयान के हाथ पैर मजबूत हो गई। अयान ने गहरी सांस ली और त्रिशा के बगल में ही पद पर जैसे तैसे जगह बनाकर लेट गया। उसने संभालकर त्रिशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके प्यार से चेहरे को देखते देखते ही सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अयान की नींद किसी की नाजुक उंगलियां अपने गालों पर महसूस करके खुली। अयान ने झटके से अपनी आंखें खोली तो इस वक्त उसकी जान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे देखते हुए उसके गालों पर अपनी उंगलियां चल रही थी। अचानक से अयान की आंख खुलने से उसके गाल गुलाबी हो गए थे। त्रिशा के गुलाबी गाल देखकर अयान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने हल्के से त्रिशा के होठों पर किस करते हुए कहा, जान तुम ठीक हो ना। अयान की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर त्रिशा, जो कि शर्मा रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर अयान की तरफ देखा। उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकलने लगे। उसे याद आ रहा था कि कल किस तरह से शेफाली, शिल्पा और शिखा जब उसके साथ वह सब कुछ कर रही थी, उसे सिर्फ ऐसी बात का डर था कि कहीं अपने अयान को देखे बिना ही वह मर ना जाए। उसने अपनी आंख बंद होने से पहले ही भी सिर्फ अयान को याद किया था। सब कुछ याद करके त्रिशा की बॉडी कांप गई और उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। त्रिशा को इस तरह से रोते हुए देखकर अयान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, जान मेरी तरफ देखो, क्यों रो रही हूँ? क्या तुम्हें अपने अयान पर भरोसा नहीं था कि वह तुम्हें हर सिचुएशन में बचाने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था? जान बोलो। कहते हुए अयान ने हल्के से त्रिशा के माथे पर अपने होंठ रख दिए। अयान के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते ही त्रिशा ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर दिल में एक सुकून था कि उसका अयान उसके पास है। अयान ने अपने होठों को त्रिशा के माथे से हटकर उसका चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरकर कहा, जान अब तुम्हें डरना नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास। इस बार जो कुछ भी हुआ उसने मेरी गलती थी, शायद मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं अगली बार से कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की तो यह अयान कपूर उस इंसान को तुम्हारी तरफ देखने से पहले ही उसकी आंखें निकालकर उसे जिंदा दफना देगा। कहते हुए अयान की आवाज़ बेहद डरावनी हो गई। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने अपनी हैरानी भरी आंखों से अयान की तरफ देखा तो अयान उठकर बैठ गया। त्रिशा ने भी उठकर बैठने की कोशिश की तो अयान ने उसे सहारा देकर बिठा दिया। त्रिशा के नाजुक से गाल पर अभी भी नाखूनों के निशान नजर आ रहे थे, जिसे देखकर अयान को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अपना गुस्सा दिखाकर त्रिशा को डरना नहीं चाहता था। अयान ने त्रिशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मुझे सब कुछ बताओ कि कल क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अयान का सवाल सुनकर त्रिशा ने आंसू भरी आंखों से अयान की तरफ देखा और अगले ही पल उसके सीने पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। त्रिशा कल जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सोचकर ही पूरी तरह से कांप चुकी थी। उसकी बॉडी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। त्रिशा को इस तरह से डरता हुआ देखकर अयान की पकड़ त्रिशा पर मजबूत हो गई। उसकी नफरत शेफाली के लिए त्रिशा की हालत देखकर और भी ज्यादा बढ़ गई। अब अयान ने शेफाली के साथ क्या करना है यह मन ही मन डिसाइड कर लिया था। उसने त्रिशा को खुद से दूर करके प्यार से, डरना नहीं है, अभी तुम्हें मैं हूं ना तुम्हारे पास, और मेरे होते हुए वह शेफाली क्या कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं आ सकता। वादा करता हूं तुम्हारा गुनहगार को ऐसी सजा दूंगा जैसे किसी ने किसी को नहीं दी होगी। त्रिशा ने अपनी आंसू भरी आंखों से अयान की तरफ देखा। अयान इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। उसे देखकर त्रिशा ने रोते हुए अटकते हुए कहा, उसने कहा कि हमने आपको उससे छीना है, पर आप तो हमारे होना। कहते हुए त्रिशा ने आंसू भरी आंखों से अयान की तरफ देखा। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने एक छोटी सी स्माइल के साथ त्रिशा के होठों को किस करते हुए कहा, आई एम ओनली योर्स जान, ओनली योर्स, इसलिए किसी भी अरे गैरों की बातों में आकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अयान कपूर की सांस जब तक चल रही है उसकी सांसों पर सिर्फ त्रिशा राजपूत का हक होगा, सिर्फ उसकी। त्रिशा का कहते हुए अयान शिद्दत भरी नजरों से त्रिशा को देखने लगा। अयान की बात सुनकर त्रिशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अयान को मजबूती से पकड़कर बेहद धीमी आवाज में कहा, आप हमें छोड़कर कभी मत जाना, वरना हम जी नहीं पाएंगे। हमारे लिए आप ही हमारी पूरी दुनिया हो। त्रिशा की मजबूत होती पकड़ को महसूस करके अयान समझ पा रहा था कि इस वक्त त्रिशा कितनी ज्यादा डरी हुई है। अयान ने काफी देर तक त्रिशा को समझाया और उसे नाश्ता कराने के बाद दवाई देकर वापस सुलाने की कोशिश करने लगा। त्रिशा ने अपनी आधी बंद होती आंखों से अयान की तरफ देखा, कहा, हमें छोड़कर मत जाना, हमें सिर्फ आप चाहिए, हमारे पास कुछ और नहीं चाहिए। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने एक छोटी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और उसे प्यार से सुलाने लगा। लंदन लूथरा कारपोरेशन सीईओ के केबिन में इस वक्त युवराज अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी। युवराज अपने सामने लैपटॉप पर लाइव फुटेज देख रहा था, जिसमें आदत इस वक्त अपने बेड पर बंदरों की तरह उछलकूद कर रही थी। उसने इस वक्त एक कार्टून वाली ढीली सी शर्ट और एक ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी।
आदत को देखकर युवराज ने अपने सीने को मसलते हुए कहा, न जाने क्या हुआ है, हर पल हर वक्त तेरे इस चेहरे का दीदार करने का दिल करता है, ये दिल जिसे मैंने इतने सालों से अपने काबू में करके रखा था तुझे देखते ही बगावत करता रहता है। कहते हुए युवराज की आंखें सिर्फ फुटेज में बिस्तर पर खिलखिलाकर हंस रही आदत पर टिकी हुई थी। वह जैसे आदत के चेहरे को देखकर सब कुछ भूल गया था। युवराज अभी भी आदत को ही देख रहा था, तभी किसी ने बिना परमिशन के उसके केबिन का दरवाजा धड़ाम की आवाज़ के साथ खोला और वह शख्स अंदर आ गया। वह कोई और नहीं आयत थी जिसके हाथ में इस वक्त एक फाइल थी। उसने कहा, सर। इतना कहते ही वह चुप हो गई। उसके कानों में किसी लड़की के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने खुद से कहा, ये तो मेरी आदत। उसने इतना कहा ही था कि उसे युवराज की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, गेट आउट। युवराज की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आयात ने युवराज के चेहरे की तरफ देखा, जो कि इस वक्त काफ़ी डरावना लग रहा था। पर आयात तो आयत थी, वह कहाँ डरने वाली थी। उसने गुस्से से कहा, ये किसके हंसने की आवाज़ थी, तुम कर क्या रहे हो। कहते हुए आयत तेज कदमों से केबिन में यहाँ वहाँ किसी को ढूंढने लगी। उसे 100% यकीन था कि यह आवाज़ उसने कहानी सुनी है और सबसे पहले उसके दिमाग में आदत का ही नाम गूंज रहा था। वही आयात को इस तरह से बदतमीजी से अपने कमरे में घूमते हुए देखकर युवराज के गुस्से का पारा चढ़ गया। युवराज गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने आयत के पास आकर झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर दीवार से सटाकर दांत पीसते हुए कहा, मिस आयत माथुर, अगली बार से अपनी यह जबान जो कुछ ज़्यादा ही चलती है मेरे सामने खोलने से पहले यह जरूरी याद कर लेना कि मैं कोई अरागरा इंसान नहीं हूँ। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करता हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हर टाइम बदतमीजी करती रहोगी। अगली बार से बिना पूछे मेरे केबिन में आने की हिम्मत भी की तो धक्के मारकर ऑफिस से निकाल दूंगा। नाउ गेट आउट। कहते हुए युवराज ने झटके से आयत को खुद से दूर किया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। युवराज के चिल्लाने की वजह से पहली बार आयत घबरा गई। युवराज इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि जब वह अपनी जान अपनी आदत के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूं, कोई भी उसके टाइम को बर्बाद करे। अगर आयत आदत की बहन ना होती तो शायद युवराज ने अब तक उसके साथ कुछ गलत कर दिया होता। आयत ने गुस्से से युवराज की तरफ देखा और तेज कदमों से वहां से केबिन के बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपनी कलाइयों की तरफ देखा। उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर युवराज की हथेलियां के निशान छाप चुके थे, जो कि अब लाल लाल नजर आ रहे थे। आयत की आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसने गुस्से के बिन के बंद दरवाजे की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत बदतमीज हो युवराज लूथरा, बहुत बदतमीज। कहते हुए आयत गुस्से से वहां से अपने केबिन में चली गई। आयत के जाने के बाद युवराज ने फिर से लैपटॉप खोला और लाइव फुटेज देखने लगा, जिसमें अब आदत अपने बड़े से टेडी बेयर को सीने से चिपक कर उसके गालों पर किस करते हुए उसके साथ कुछ बातें कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। आदत को इस तरह से टेडी बेयर को किस करते हुए देखकर युवराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अगले ही पल उसने अपना लैपटॉप उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम मुझसे किस कैसे कर सकती हो, तुम सिर्फ मुझे किस कर सकती हो, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगी, जान मिलेगी पनिशमेंट, ताकि अगली बार से तुम मेरा हक किसी और को देने की गलती ना करो। कहते हुए युवराज अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। आदत के मेंशन में आदत ने अपने बड़े से पिंक कलर के टेडी बेयर को गले लगाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, डोडो तुम्हें पता है हैंडसम डेविल बहुत बुरा है, पता है हमसे बिना पूछे हमें किस कर लेता है, उसने हमें कितनी बार किस किया है बताएं। कहते हुए आदत अपनी उंगलियां गिनने लगी। अगले ही पल उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमने तो गिना ही नहीं, पर वह बहुत बुरा है, पर बहुत हैंडसम भी है। कहते हुए आदत युवराज के हैंडसम चेहरे को याद करने लगी। अगले ही पल उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने खुद से कहा, पर उनके लिप्स कितने टेस्टी है, हम भी तो उनको किस करना चाहते हैं। इतना कहते ही आदत ने अपने मुंह पर हाथ रखा और खुद से कहा, आदत आदत तू कितनी बेशरम हो गई है। कहते हुए आदत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने गालों को छूकर देख उसके गाल गुलाबी हो गए थे। युवराज के ख्याल भर से ही उसकी पूरी बॉडी में उसे एक अलग सी सेंसेशन पैदा हो जाती थी, जिसे महसूस करके आदत हवा में उड़ने लगती थी। आदत है खुद से कहा, हैंडसम डेविल का नाम लेती है, हमारे पेट में तितलियों की उड़ने लगती है। तितलियां हैंडसम डेविल के पीछे भी तो कितनी सारी तितलियां पड़ी हुई है, पर वो उन्हें कैसे देख सकती है, वह तो हमारे हैंडसम डेविल है ना, हम सबके पर काट देंगे, हाँ हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए आदत अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वह युवराज को लेकर क्या महसूस कर रही है, पर अब युवराज पर अपना हक जताना उसने भी शुरू कर दिया था, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। इंडिया अस्पताल में आयान त्रिशा का वार्ड में किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। उसने दूसरी तरफ के इंसान की बात सुनकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे यकीन था कि यह काम तुम्हें कंप्लीट करोगे, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। इतना कहकर आयन ने कॉल कट किया और त्रिशा के चेहरे को देखने लगा। वह त्रिशा की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फिर से बजाओ। उसने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा और जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, बोलो। दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड ने घबराते हुए कहा, अयान बॉस, वह लेडी बॉस, वह लेडी बॉस। बॉडीगार्ड यही सब कह रहा था। बॉडीगार्ड के मुंह से लेडी बॉस सुनकर अयान के दिमाग में सबसे पहले चाहत का ख्याल आया। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ मॉम को जल्दी बताओ। दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अयान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर अयान तेज कदमों से दौड़ता हुआ त्रिशा के वार्ड से बाहर आया। उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उसने बाहर आकर नर्स को त्रिशा का ध्यान रखने के लिए कहा और तेज कदमों से हॉस्पिटल से निकल गया। वह इस वक्त खुद ही गाड़ी चला रहा था। उसने कहा, मोम आप क्यों ये सब करती है। कहते हुए अयान काफ़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।